भारत की कहानी ना एक वादे और एक विरोधाभास की कहानी है। एक तरफ है महान आदर्श और दूसरी तरफ एक बहुत ही उलझी हुई और अक्सर दर्दनाक सच्चाई। तो बात शुरू होती है 1947 से। उस साल भारत सिर्फ एक देश नहीं बना, बल्कि एक सपने ने जन्म लिया। और वो सपना था स्वराज का, यानी खुद का राज। ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं थी, ये तो आत्मनिर्भरता की एक आवाज़ थी। लेकिन अब 75 साल बाद सवाल ये उठता है, क्या भारत ब्रिटिश राज से निकलकर किसी नए तरह के राज में फंस गया है? आज भारत की कहानी का ये एक अहम सवाल है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, स्वतंत्रता का वो वादा। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत गहरी सोच थी। मतलब एक ऐसी नैतिक शक्ति जो आपको दमनकारी शासन से खुद को अलग करने की हिम्मत दे। और ये हिम्मत, ये ताकत हिंसा से नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर असहयोग करने से आनी थी। देखिए, आज़ादी कोई एक दिन में नहीं मिल गई। इसके पीछे दशकों का संघर्ष था। 1920 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1935 के एक्ट तक हर एक कदम ने भारत के लोगों को जोड़ा और ब्रिटिश राज की नींव को हिलाकर रख दिया। लेकिन आज़ादी का ये सवेरा अपने साथ एक बहुत ही खूनी परछाई लेकर आया। एक ऐसी परछाई जो एक नक्शे पर खींची गई लकीर से बनी थी, जिसे दुनिया आज रैडक्लिफ लाइन के नाम से जानती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, एक बटा हुआ राष्ट्र। ये एक आज़ाद, एकजुट भारत के वादे पर पहला और सबसे क्रूर हमला था, विभाजन की वो भयानक त्रासदी। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग। एक अंदाजा है कि बंटवारे की उस हिंसा में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सोचिए, ये थी उस आज़ादी की कीमत। और 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोग। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। करोड़ों लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें छोड़कर एक अनजाने भविष्य की तरफ निकलना पड़ा। तो ये हुआ कैसे? माउंटबैटन योजना ने सिर्फ सरहदें नहीं खींची थीं, बल्कि इसने आने वाले दशकों के संघर्ष के बीज भी बो दिए थे। खासकर जो रियासतों को चॉइस दी गई थी और जम्मू कश्मीर का जो फैसला था, वो एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसकी आग आज तक महसूस होती है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, दबाव में लोकतंत्र। बंटवारे का जख्म तो बाहरी था, लेकिन बहुत जल्द भारत के लोकतंत्र को एक गहरे अंदरूनी संकट का सामना करना पड़ा, और ये थी आपातकाल की परीक्षा। आपातकाल ये 21 महीनों का वो दौर था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनाव और नागरिक अधिकारों सबको सस्पेंड कर दिया था। ये एक ऐसा मोड़ था जब भारत के लोकतंत्र की सांसें लगभग थम सी गई थी। ये कोई छोटा-मोटा राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये तो लोकतंत्र को सिस्टमैटिक तरीके से सस्पेंड करना था। मौलिक अधिकार खत्म, प्रेस पर सेंसरशिप, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता उसे जेल, और बोलने की आज़ादी पर तो ताला ही लग गया था। ये एक तरह से संविधान को लेकर एक खींचतान थी। एक तरफ 42वां संशोधन था, जिसने इमरजेंसी के दौरान सारी ताकत एक जगह इकट्ठा कर दी, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी के बाद आया 44वां संशोधन, जिसने उस ताकत को वापस खींचा और लोगों के अधिकारों को फिर से बहाल किया। सच कहें तो ये भारत के लोकतंत्र की फाइटिंग स्पिरिट का एक सबूत था। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, स्थायी आंतरिक संघर्ष। इमरजेंसी तो खत्म हो गई, लेकिन भारत के अंदर जो एकता को लेकर चुनौतियां थीं वो हमेशा बनी रहीं, और अक्सर ये हिंसक संघर्षों का रूप ले लेती थीं। कश्मीर से लेकर मध्य भारत तक आज़ादी के बाद से ही देश के कई हिस्सों में संघर्ष चलते रहे हैं। वजहें अलग अलग थीं, कहीं अलगाववाद का मुद्दा तो कहीं जमीन के हक की लड़ाई, लेकिन इन सब ने मिलकर भारत की एकता की लगातार परीक्षा ली है। और ये सब हमें आज के भारत तक ले आता है। हमारा 5वां भाग, नया भारतीय विरोधाभास। एक ऐसा भारत जो तरक्की और असमानता के एक बिल्कुल नए विरोधाभास से जूझ रहा है। और कहानी घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी राज। हाल ही में आई एक रिपोर्ट का कहना है कि आज का अरबपति राज ब्रिटिश राज से भी ज्यादा गैर बराबर है। ये सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है कि उस आर्थिक स्वराज का आखिर हुआ क्या। 22.6%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2022-23 में देश की कुल कमाई का इतना बड़ा हिस्सा, लगभग 1/4, सिर्फ टॉप के 1% लोगों के पास गया।
ये पिछले 100 सालों में असमानता का सबसे ऊंचा स्तर है। अब इस असमानता को दुनिया के मुकाबले रखकर देखिए। भारत में जो टॉप 1% की इनकम हिस्सेदारी है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। मतलब हम ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से भी आगे निकल गए इस मामले में। 100 में से 63, ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट में भारत का स्कोर है। और इस स्कोर के हिसाब से भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र यानी पार्टली फ्री देश का दर्जा दिया गया है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवाल, आलोचना को दबाने के लिए कानूनों का इस्तेमाल और लोगों के इकट्ठा होने की आज़ादी पर लगी पाबंदियां, ये सब वो कारण हैं जो नागरिक स्वतंत्रता में कमी की तरफ इशारा करते हैं। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। आज़ादी के लड़ाई के लगभग एक सदी बाद आज स्वराज का असली मतलब क्या है? क्या ये वो सपना है जिसे हम जी रहे हैं, या फिर एक ऐसा संघर्ष है जो आज भी बस एक नए रूप में जारी है?